आदाब वर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक और शर्मनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना और जालिमाना कारस्तानियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इन्हें बेनकाब। चंद दिन ही हुए थे उसकी शादी को। मगरिबी बंगाल से शौहर के साथ आई थी मुंबई काम करने की तलाश में, लेकिन उस पर कुछ दलालों की नजर पड़ गई। भीड़ ले जाकर उसे बेच दिया गया जिस्म फरोशी के अड्डे पर, लेकिन एक फोन ने पुलिस को जिस्म फरोशी के अड्डे तक पहुंचा दिया और हो गए सेक्स रैकेट चलाने वाले बेनकाब। पेश है भीड़ से मोमिन मोहसिन की ये खास रिपोर्ट। भीड़ शहर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों मुलजिम जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वालों के लिए दलाली का काम करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जिस खातून को सेक्स रैकेट चलाने वालों के हवाले कर अपनी जेब गर्म की, उसी खातून ने तजमुल अकमल शेख और यूनुस शेख नाम के इन दोनों दलालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो जिस्म की सौदागरी का अड्डा चलाने वाली शशिकला धांडे और सविता देवराव इन भी हवालात की हवा खा रही हैं। जिस्म फरोशी के अड्डे का खुलासा करना भीड़ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस सब के लिए इस नौशादीशुदा खातून ने बड़ी कीमत अदा की है। 3 दिनों तक जिस्म फरोशी के अड्डे पर कैद रहने के दौरान इस खातून को 40 वहशियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। मुतासिरा जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाली शशिकला और सविता से छोड़ देने की विनती करती रही, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कस्टमर आता, पैसे अदा कर खातून के साथ असमत दरी कर चला जाता, लेकिन जैसे ही मुतासिरा खातून को मौका मिला, उसने अपने मोबाइल फोन से शौहर को कॉल कर दिया और अपने साथ हो रही जाती की खबर दे दी। बीवी की बात सुनकर खातून के शौहर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने देर किए बिना मुंबई से भीड़ का रुख किया। भीड़ पहुंचकर वो अपनी नई नवेली बीवी को तलाशने लगा। शौहर को जब कुछ नहीं सूझा तो वो भीड़ शहर थाना पहुंच गया और मदद की दरख्वास्त करने लगा। फिर मैंने वो बीट के उसके बाद फ़ोन किया मेरे वाइफ को। उसने बोला कि कौन सा जगह मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, बीड में हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आंटी को दो। आंटी ने बोला कि वो गलत जो एड्रेस दे रहा था। फिर मैंने देखा कि वो गलत एड्रेस दे रहा है, नहीं मिला। तो मैंने मेरे दिमाग पे ख्याल आया कि चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं, उधर जाके बताते हैं। इसको एक अंकल ने मुंबई से भगाकर भीड़ में लेकर आया और भीड़ में स्नेहनगर में रखा है। ऐसी मालूमात मिलने के बाद हमने उसके मोबाइल पे उस लड़की का लोकेशन लेते हुए मोटरसाइकिल पे गली रास्ते से ढूंढते ढूंढते हम टोटली हमारे स्टॉप के साथ यशवंत नगर कर्नल रोड यहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद लोकेशन मिला कि शशिकला विष्णु धांडे और सविता देवरा राउत, इनके घर पे हमने छापा मार के उस लड़की को उनके चुंगल से छुड़ाया। भीड़ थाना इंस्पेक्टर सैयद सुलेमान ने देरी किए बगैर खातून की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच मुतासिरा खातून का शौहर के मोबाइल पर फोन आया। पुलिस ने फोन को सर्विलांस पर लेकर तलाश शुरू की। फोन की लोकेशन यशवंत नगर में मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां बने एक घर में दबिश देखकर मुतासिरा खातून को बरामद कर लिया। घर में शशिकला और सविता नाम की 2 खातून सेक्स रैकेट का अड्डा चलाती है। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने दोनों मुलजिम औरतों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सैयद सर ने बोला चलो खोजते हैं। फिर वो सर लोग ने खोज के वो फ़ोन ट्रेस किया, करने के बाद वो मिले सामने। क्या काम करवा रहे थे आपकी बीवी से? वो गंदा काम करवा रहे थे। और उस टाइम शशिकला और सविता देवरा राउत इनको ताबे में लेके पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर यहाँ पर ले गए और कायदेसर उनके ऊपर गुना रजिस्टर हुआ है। अभी फ़िलहाल में उनकी इंक्वायरी चालू है। दोनों लेडीज़ और उनको लड़की बेचने वाले अंकल
इनको पुलिसों ने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई चालू है। सवाल उठता है, आखिर खातून मुंबई से बीड़ पहुंची कैसे और वो कैसे जिस्म के सौदागरों के हत्थे चढ़ गईं? मुतासरा खातून के शौहर की माने तो उनकी हाल ही में शादी हुई थी। वो मगरिबी बंगाल से काम करने की तलाश में मुंबई आए थे, जहां उनकी मुलाकात तजमुल अकमल शेख, यूनुस शेख और 65 साल के एक अंकल से हो गई। तीनों पर यकीन कर वो उनसे नौकरी दिलाने की बात कर बैठे। तजमुल और यूनुस शेख काम दिलाने का बहाना बनाकर खातून के शौहर को घर से बाहर ले गए, तो 65 साल का अंकल खातून को मकान दिखाने की बात कर अपने साथ बियर ले गया और फिर शशिकला और सविता के सेक्स रैकेट के अड्डे पर ले जाकर उसे बेच दिया। मुतासिर शौहर अपनी बीवी को तलाशता रहा और फिर बीवी का फोन आने पर अंकल की असलियत से पर्दा उठ गया। उसके बाद मैं काम के लिए थोड़ा बाहर गया। तजमुल ने मेरे वाइफ को उसके अंकल के साथ भेजा, बोला कि तेरा वाइफ को लेके उसने मेरे वाइफ को बोला कि तेरे हस्बैंड ने एक रूम देखा है, चल उधर जाके रहेंगे। तो मेरे वाइफ ने बैग लिया और लेके उसे वो बीट तक लेके आए। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे वाइफ के पास फ़ोन था। मेरे वाइफ फ़ोन लेके आया था। मैंने फिर वो संग रात में फ़ोन किया। वो बोला कि मुझे अंकल बीट में लेके आया है, तो तुम कुछ करो। मैंने बोला ठीक है, तुम रहो उधर, मैं आता हूँ। तो मैं फिर उसने मुझे घर से निकलने नहीं देता था। फिर मैं उसके चालाकी करके बाहर निकल के मैं सीधा बीट के बस पकड़ा और इधर आया। मुझे एक अंकल ने लेकर के बीट पे छोड़ा। हाँ, बीट पे लेकर के वो आंटी के पास छोड़ा थे। वो आंटी मुझे गंदा काम करवाई। गंदा काम करवाई? हाँ। वो आंटी का नाम वगैरह जानती हो? हाँ। क्या नाम था आंटी का? शशिकला। कितने लोगों ने आपका वसूल की? कितने लोग थे आपको पता है आपको? 40। 40 से? हाँ। कितने दिन थे आप यहाँ पर भीड़ में? 3 दिन हो गए थे। 3 दिन हो गए थे। हाँ। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली शशिकला और सविता की निशानदेही पर तजमुल अकमल शेख और यूनुस शेख नाम के दोनों दलालों को मुंबई के धारावी इलाके से गिरफ्तार किया है। तो पुलिस उस फरार अंकल की तलाश कर रही है जिसने 9 शादीशुदा खातून को जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेलने में अहम विलेन का रोल अदा किया है। जी सलाम के लिए बीड़ से मोमिन मोहसिन की रिपोर्ट। और अब बात उस कार की जो सेक्स रैकेट का अड्डा बनी हुई थी। यह हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट छत्तीसगढ़ के धमतरी में अंजाम दिया जा रहा था। 4 रईसजादों को मुंबई से आई एक बाला के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सुनसान जगह पर कार में गंदी हरकतें करते रंगे हाथों पकड़े गए। पेश है धमतरी से देवेंद्र मिश्र की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन रईसजादों ने पुलिस से बचने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे का नया तरीका इजाद कर लिया है। धमतरी पुलिस सेक्स रैकेट चलाने वालों पर शिकंजा कसने का मुहिम छेड़े हुए थी। पुलिस की नजर से बचने के लिए हवस के सौदागरों ने धंधा कराने के लिए नई जगह के तौर पर कार को चुना और कार में ही सेक्स रैकेट का धंधा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी करतूत पुलिस की नजरों से बच नहीं सकी। पूरे मामले पर गौर करें तो 2 और 4 अक्टूबर की दरमियानी रात को 3 बजे नए बस स्टैंड के पास 2 लावारिस कारें खड़ी देखी गईं। मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। दूर से देखा कारें हिल रही थी। पुलिस को देख कार के पास खड़े 2 नौजवान घबरा गए। कार के अंदर झांकने पर देखा तो 2 लोग एक लड़की के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो असलियत से पर्दा उठ गया। एक संदिग्ध गाड़ी बस स्टैंड के पीछे दिखी, इनोवा, साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार भी दिखी। मुखबिर सूचना से ये जानकारी मिली थी कि संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई है। जाके उसको चेक किया गया तो उसमें इनोवा वाहन में 2 लड़के और 1 लड़की संदिग्ध अवस्था में पाए गए और साथ ही साथ स्विफ्ट डिज़ायर कार के पास भी 2 व्यक्ति खड़े थे, उसमें मिले, वो भी उनके साथ में ही थे। तो इस तरह से जब पूरी पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि उसमें एक लड़की जो मुंबई से आई थी वो गलत कृत्य के नाम से आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने सेक्स रैकेट में शामिल लड़की से डील तय होने पर मुंबई से फ्लाइट के जरिए रायपुर बुलाया था और फिर लड़की को कार के जरिए धमतरी लाया गया। फिर डांसिंग कार में हवस मिटाने का काम शुरू कर दिया गया।
लेकिन उनकी करतूत पकड़ी गई। पुलिस गिरफ्त में आए चारों मुलजिम अमीर घरानों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने मुलजिमों के पास से 22,000 रुपए नकद और कई मोबाइल जब्त किए हैं। उस अधिनियम की धारा 457 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ उनके पास से 7 मोबाइल, 22,000 रुपए नकद तथा संदिग्ध सामग्री भी मिली है जो अनैतिक कृत्य के काम आती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि उसका माध्यम क्या था और किस माध्यम से यहाँ तक पहुँची थी। और इसके पूर्व उस प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि लगभग 1 वर्ष से वो इस कार्य में लिप्त थी। इसमें पीटा एक्ट की धारा 457 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके आज विस्तृत पूछताछ पश्चात रिमांड पर भेजा जाएगा। हाईटेक रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। पुलिस ने सभी मुलजिमों पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। देवेंद्र मिश्रा, जी मीडिया, धमतरी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने टीवी स्क्रीन को छोड़कर कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्पा की आड़ में चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे की। हनीप्रीत ने कैसे छुड़ाए पुलिस के पसीने और अमेरिका में खेला गया खूनी खेल। के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। और अब बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पुलिस ने इस्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़ किया है। नेशनल हाईवे पर मौजूद एक मॉल में जिस्म फरोशी का यह अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस्पा में छापेमारी कर गिरोह के सरगना समेत कई मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पेश है ये रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेक्टर 12 सेंट्रल थाना पुलिस की गिरफ्त में आई लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल थीं। पुलिस ने 9 लड़कियों और 5 लड़कों को एक इस्पा सेंटर में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि इस्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक मॉल में चल रहे इस्पा सेंटर में दबिश दी तो सेक्स रैकेट में शामिल 9 लड़कियों और 5 लड़कों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मैनहट्टन जो मॉल है सेक्टर 16, तो हमें सूचना दी कि वहाँ पे मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का काम चलाया जा रहा है, धंधा चलाया जा रहा है। हमें वहाँ से आपत्तिजनक अवस्था में और इस मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार करते हुए वहाँ से लड़के लड़कियाँ बरामद। पुलिस ने इस्पा सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिस्म फरोशी में शामिल सभी लड़कियां उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, तो लड़के राजस्थान के रहने वाले हैं। 9 लड़कियां बरामद हुई हैं वहाँ से और 5 जो मेल हैं उसमें एक जो काउंटर चला रहा है वो है और 4 जो इसमें लिप्त पाए गए हैं देह व्यापार और संदिग्ध आपत्तिजनक अवस्था में जो पाए गए। यूपी साइड से बिलोंग करती हैं जो ज़्यादातर महिलाएं हैं। बाकी उनके एड्रेस जो वो बता रही हैं वो अभी हम वेरीफाई करेंगे एक्चुअल में वो हैं या नहीं है। लड़के हैं वो भी कोई भरतपुर राजस्थान बता रहा है, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, तो वो भी वेरीफाई होके ही क्लियर। फरीदाबाद में लगातार पकड़ी जा रही जिस्म फरोशी की वारदातों से पुलिस भी हैरान है। खबर मिलते ही कार्रवाई भी कर रही है। जब भी हमें सूचना मिलती है हम इसीलिए हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जब भी सूचना मिलती है पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। इस्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाले मुलजिमों के खिलाफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस्पा की आड़ में और कहां-कहां जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं, पुलिस इसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। फरीदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बिहार के उन सौदागरों की जो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देते हैं। चंद पैसों की लालच में 2 लड़कियों को दलालों ने सेक्स रैकेट चलाने वालों के हाथ बेच दिया, लेकिन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी।
पुलिस ने उन्हें इन स्मगलरों के चंगुल से बचा लिया। असमत की कीमत 10,000 रुपए, 40,000 रुपए में बंधक जिंदगी। बेटी छुड़ाओ, असमत बचाओ। ये दोनों बेटियां इस मुल्क की ही हैं जिनकी गरीबी और बदनसीबी ने बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। असमत के सौदागरों ने इन्हें हवस की मंडी में बेच दिया। इत्तेफाक से लड़कियों की स्मगलिंग के दौरान पुलिस से सामना हो गया और इनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो जबरदस्ती लेकर आया था बेचने के लिए। हमको बोला कठिन काम में मेरे साथ शादी किया, जबरदस्ती मेरा इज्जत भी लूटा है। कब लाए थे तुमको? उसके बाद 40,000 रुपया के चलते हमको बेच दिया। दोनों लड़कियों को खरीदकर बिहार लाया गया था। बिहार से बंगाल तक लड़कियों की स्मगलिंग करने वाला गैंग एक्टिव रहता है। अलग अलग सूबों का मसला होने की वजह से पुलिस भी पल्ला झाड़ लेती है और कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते शर्मनाक सौदेबाजी चलती रहती है और भोली भाली लड़कियां शिकार बनती रहती हैं। लड़की ने ये बताया कि मुझे वहाँ से लाया था और मुझसे शादी कर ली जबरिया, इसने शादी करके रखे था। आपको बता दें कि भभुओं में दलाल इनकी बोली लगाते हैं। 10,000 से 40,000 तक कीमत लगाई जाती है। इस दौरान इन लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और मारपीट भी की जाती है। फर्रुखाबाद में इसे लेकर पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, पर पैसे और रसूख की बदौलत मुलजिम आसानी से छूट जाते हैं। जाहिर है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मकसद तो दूर की बात है, फिलहाल तो बेटी छुड़ाओ तभी बेटी बचाओ का नारा कारगर हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बाबा राम रहीम के काले कारनामों की राजदार और उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा की। 38 दिन फरारी काट कर हनीप्रीत पुलिस गिरफ्त में आ गई। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस उससे सच उगलवाने के लिए सवालों पर सवाल दाग रही है, लेकिन हनीप्रीत है सच उगलने को तैयार ही नहीं है। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आई ये वही हनीप्रीत इंसा है जिसे तलाशने के लिए पुलिस नेपाल तक के चक्कर लगा चुकी है। 38 दिनों तक हनीप्रीत पुलिस को शातिराना तरीके से चकमा देती रही, लेकिन 3 अक्टूबर को पंजाब पुलिस ने पटियाला रोड जीरकपुर से हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हनीप्रीत की मदद करने वाली एक और खातून सुखदीप कौर को भी गिरफ्तार किया गया। पटियाला जो रोड है जीरकपुर से आगे पटियाला रोड से अरेस्ट किया गया है। उसके साथ कोई और भी लेडी गिरफ्तार की गई है? हाँ जी, की गई है जी कि हनीप्रीत को राउंड अप कर लिया गया है और हमारा ये मकसद है कि जो 25 तारीख को वायलेंस हुई है पंचकूला के अंदर, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने जान गंवाई, हम उसकी गहराई तक जाकर और इनका रोल और इनके अलावा जो और लोग हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर थे उनका रोल इवेल्युएट कर सकें। पंजाब पुलिस ने हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा पुलिस ने 4 अक्टूबर को हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया। तब से पुलिस हनीप्रीत से तरह तरह के सवाल कर सच उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हनीप्रीत है सच उगलने को तैयार ही नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बेगुनाह? ये डेरे पे जो आरोप लग रहा है ये सब बेगुनाह। रिश्ते को लेकर जो बात हुई है, रिश्तों को लेकर जो बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठी है, सब बात झूठी है। मीडिया की देन है। आई एम हर्टिंग। पुलिस के सवालों ने हनीप्रीत के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो हनीप्रीत पुलिस के हर सवाल के गोलमोल जवाब दे रही है। हनीप्रीत से सच उगलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, हनीप्रीत से सच उगलवाने में कोई पैतरा नहीं छोड़ने वाली। रिमांड मिलने के बाद पुलिस हनीप्रीत से सच उगलवाने के लिए कभी अलग अलग थानों में ले जाकर पूछताछ कर रही है, तो कभी उसके उन ठिकानों पर ले जा रही है जहां वो ठहरी थी। ये आप देख सकते हैं इस घर में रुकी हुई थी और ये है सुखदीप कौर और हनीप्रीत जो है ये यहाँ से निकलने की तैयारी है। और आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं हनीप्रीत को यहाँ पर बैठाया गया है।
पंचकुला पुलिस के तकरीबन 5 अफसरों ने हनीप्रीत से अलग अलग पूछताछ में 60 से ज्यादा सवाल किए, लेकिन हनीप्रीत ने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। हनीप्रीत के दिमाग में क्या चल रहा है? हनीप्रीत के दिमाग में चल रहे झूठ का पता ब्रेन मैपिंग से लगाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले पुलिस कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत लेने के मूड में है। उसके बाद भी हनीप्रीत के झूठ पर काबू नहीं पाया गया तो ब्रेन मैपिंग ही रास्ता बचता है, क्योंकि पुलिस अब तक ये भांप चुकी है कि हो सकता है हनीप्रीत नार्को टेस्ट के लिए तैयार ना हो। अभी तक हनीप्रीत ने पुलिस के सवालों के जिस तरह जवाब दिए हैं, उससे तो लगता है वो अपने वकील के बताए रास्ते पर ही चल रही है। हनीप्रीत पुलिस से जितने झूठ बोलेगी उसके लिए कानूनी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि पुलिस उसके झूठ का पूरा पुलिंदा तैयार कर रही है। इस झूठ बोलने के बेस पर अगली पेशी में पुलिस कोर्ट में हनीप्रीत की पुलिस की रिमांड बढ़वा सकती है। ऐसे में हनीप्रीत से सच उगलवाने के लिए पुलिस के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का रास्ता बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने टीवी स्क्रीन को छोड़कर कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका में खेले गए खूनी खेल की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। और अब बात उस खूनी खेल की जो पिछले हफ्ते अमेरिका के लॉस वेगास के मैंडली बे में खेला गया। स्टीफन पैडॉक नाम के एक सिरफिरे ने म्यूजिक कंसर्ट में अंधाधुंध फायरिंग कर 59 बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया और सैकड़ों लोगों को जख्मी कर गया। वारदात को अंजाम देने वाले स्टीफन ने भी खुदकुशी कर ली। पेश है ये खास रिपोर्ट। 59 मौत, 500 से ज्यादा अफराद जख्मी। लास वेगास के इस इलाके में पिछले हफ्ते दहशत की एक ऐसी घिनौनी शक्ल देखी जो इससे पहले शायद ही देखी हो। अब खामोशी पसरी है। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि 64 साल के एक मुअम्मर शख्स ने होटल की बालकनी से अंधाधुंध फायरिंग कर इतने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जो बच गए उस लम्हे को याद कर सिहर उठ रहे हैं। A lot of people coming running from the area of Mandalay Bay, and suddenly after being there for 10-15 minutes it sounded like a lot of shots, and all the people suddenly started panicking and running in all directions all across the street, running down the pavement. I hid behind a ticket counter booth that's down there, and it was surrealistic. एक तरह का ये मास मर्डर था, लेकिन इसका मुहर्रक क्या है ये अभी तक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि कातिल माली एतबार से असूदा हाल था। जुए की लत उसे जरूर थी। घर वालों से भी यदा कदा बातचीत कर लिया करता था। हालांकि हमले के पीछे दाइश की बाजगश्त भी सुनाई दे रही है, लेकिन पुलिस को लगता है कि मामले की तह तक पहुंचना आसान नहीं होगा। As far as his history and background, we haven't completed that part of the investigation yet, but we located numerous firearms within the room that he occupied, and that's, like I stated earlier, it's going to be a long and tedious investigation. हमले के बाद से ही अमेरिका सख्ते में है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के बुलंद दावा करने वाली अमेरिकी हुकूमत अपने ही लोगों की दहशतगर्दी को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। आलमी पैमाने पर भी हमले की मजम्मत की गई है। हिंदुस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन ने मुश्किल घड़ी में अमेरिकी आवाम के साथ खड़े होने का यकीन दिलाया है। I hope they will see that our country is standing by their side today. Many Americans are still in shock. Others have begun to wonder why someone would do something this terrible. Investigators will continue their dedicated work in search of answers. But what is clear now is that this is a moment for national mourning and for prayer. इस हमले के बाद पुलिस हुक्काम की परेशानी बढ़ गई है। अमेरिकी सोसाइटी में स्टीफन पैडॉक जैसे अनासिर की शिनाख्त करना आसान नहीं है। इस तरह की गोलीबारी कर मास किलिंग का ये पहला मामला नहीं है। लास वेगास से कबल मास किलिंग की एक वारदात 12 जून 2016 को ओरलैंडो में हुई थी।
एक मुसल्लह शख्स ने गे नाइट क्लब में 49 लोगों को गोलियों से हलाक कर दिया था। अमेरिकी तारीख की ये उस वक्त की सबसे बड़ी मास किलिंग थी। इसके 2 माह कबल यानी 16 अप्रैल 2016 को वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक शख्स ने 32 लोगों को मार दिया। इससे 4 साल कबल 14 दिसंबर 2012 को न्यू टाउन वाक़े सैंड हुक एलिमेंट्री स्कूल में एक शख्स ने पहले अपनी मां को गोली मारी, फिर उसके बाद 20 बच्चों और 6 बालिग लोगों को हलाक कर दिया। 2 दिसंबर 2015 को एक जोड़े ने सेंट बर्नार्डिनो वाक़े अपने ऑफिस में 14 लोगों को हलाक कर दिया। 1999 में 20 अप्रैल को 2 नौजवान लड़कों ने कोलम्बाइन स्कूल में 12 तलबा और एक असातिज़ा को गोली मार दी। इनमें से ज्यादातर हमलों में कातिल ने हमले के बाद खुद को हलाक कर लिया। इस तरह के वाक़यात के बाद कातिल की ज़हनी कैफियत पर तरह तरह की चर्चाएं होती है। स्टीफन पैडॉक को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जेरे मुताला लिटरेचर और भारी तादाद में होटल रूम में हथियारों की मौजूदगी से साफ है कि उसकी तबीयत तशद्दुद पसंदी की तरफ मायल थी। इस तरह के मामलों में बारहा ये देखा गया है कि मुजरिम की नफ्सियात किसी खास मकतबे फिक्र, तर्ज जिंदगी और दूसरों को कमतर समझने वाली होती है। स्टीफन पैडॉक के केस को पुलिस इस नजरिए से भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आज के क्राइम शो में बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमको दीजिए इजाजत।